हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी अड्डा पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए हम लोग हिंदी का आज दूसरा प्रैक्टिस सेशन करेंगे। आज से हम लोग टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेशन करेंगे। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्ण हैं 50 हैं, 52 हैं, 55 हैं या फिर 54 है। तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 है। इसका राइट आंसर जो है बी होगा। 11 स्वर होते हैं, 33 जो हैं व्यंजन होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, 2 उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं और 2 अयोगवाह होते हैं। याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। छ का स्थान वर्णमाला में किसके बाद आता है? क के बाद, त के बाद, प के बाद या फिर र के बाद। तो छ का स्थान जो है वर्णमाला में क के बाद आता है। अगर छ का पूछे कि छ किसके योग से बना है, तो छ जो है क, ये क जो है पूरा नहीं रहेगा, आधा क रहेगा। तो क जो है क और स से मिलकर बना है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? शब्द है, व्यंजन है, स्वर है या फिर वर्ण है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वर्ण है। इसका राइट आंसर डी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? अगर क्वेश्चन पूछता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो भी वर्ण होगा। अगर शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वो भी वर्ण होगा। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर भी सी होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों प्रश्न। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? ऑप्शन है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ या फिर ओ। तो मूल दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? तो वो 3 है। कौन कौन से हैं? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ओ। तो इसमें पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो ओ जो है ये नहीं है। ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये संयुक्त के अंतर्गत आता है। ठीक, जो संयुक्त स्वर है उसके अंतर्गत आता है। संयुक्त स्वर जो होते हैं 3 होते हैं, ए ओ औ। यहाँ मूल दीर्घ पूछा है, तो मूल दीर्घ की संख्या 3 है। ठीक, तो मूल दीर्घ की संख्या 3 है, तो पूछा है कि मूल दीर्घ नहीं है, तो इसका राइट आंसर डी है। अगला प्रश्न है, मध्य स्वर कहते हैं। ऑप्शन है ऊ को कहते हैं, ई को कहते हैं या फिर बड़ी ई को कहते हैं या फिर अ को कहते हैं। तो मध्य स्वर होता क्या है? तो जिह्वा के आधार पर जो स्वर के भेद होते हैं उनके अंतर्गत 3 होते हैं। अग्र स्वर होता है, अग्र होता है, मध्य होता है और पश्च होता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि जिह्वा के आधार पर स्वर जो होते हैं 3 होते हैं, अग्र, मध्य और पश्च। तो आपसे पूछा है कि इनमें से मध्य स्वर कौन सा है, तो इसका राइट आंसर जो होगा अ होगा। अ जो है ये मध्य स्वर होता है। पश्च स्वर जो होते हैं वो बड़ा आ होता है, बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। ये क्या है? पश्च स्वर है। अग्र स्वर कौन सा होता है? तो अग्र स्वर जो है दोनों ई और दोनों ऊ जो हैं अग्र स्वर होते हैं। याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृत है? बड़ा आ है, औ है, ई है या फिर ए है? तब ये समृत क्या है? तो मुख खुलने के आधार पर स्वर के भेद पूछे तो 4 होते हैं। मुख खुलने के आधार पर स्वर के भेद कौन कौन से होते हैं? समृत, अर्ध समृत, विवृत और अर्धविवृत। तो आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ आपसे पूछा है कि समृत स्वर कौन सा है? तो जो ये छोटी ई है ये समृत स्वर है। इसको आप लोग याद रखिएगा। इसके साथ ही जो बड़ी ई होती है इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, शॉर्ट नोट्स बनाकर। दोनों ई और दोनों ऊ जो हैं ये समृत के अंतर्गत आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछे कि अर्ध समृत कौन से होते हैं, अर्ध समृत, तो उसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अ, ए और अ जो होते हैं ये अर्ध समृत होते हैं। विवृत पूछे तो बड़ा आ होता है। अर्ध विवृत पूछे तो ए और
अ जो होते हैं वो अर्धविपरीत होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओ और अ का उच्चारण स्थान है, तालव्य है, मूर्धन्य है, कंठोष्ठ है या फिर दंतोष्ठ है। तो ओ और अ का उच्चारण स्थान आपको बताना है कि क्या होगा, तो आप लोग आंसर दीजिए फटाफट। तो इसका राइट आंसर जो होगा डी होगा। दंतोष्ठ जो होता है वो ओ और अ का उच्चारण स्थान है। आगे बढ़ते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या फिर 5। तो आप लोग आंसर दीजिएगा। तो मात्रा के आधार पर स्वर जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। इसका राइट आंसर बी है। कौन कौन से होते हैं? ऋस्व होता है, दीर्घ होता है और प्लुत होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। ऋस्व स्वर कौन कौन से होते हैं? तो छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ और री जो होते हैं ये ऋस्व स्वर होते हैं। इनकी संख्या 4 है, इसको आप लोग याद रखिएगा। दीर्घ स्वर पूछे तो इनकी संख्या 7 होती है। अगर मूल दीर्घ पूछे तो इनकी संख्या 3 हो जाती है। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ओ। ए, ए, ओ, औ ये चारों संयुक्त व्यंजन स्वर के अंतर्गत आएंगे। ठीक, संयुक्त स्वर के अंतर्गत याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए का उच्चारण स्थान है, तालव्य है, दंत है, कंठ तालव्य है या फिर ओष्ठ है। तो ए का उच्चारण स्थान आप लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा सी होगा। कंठ तालव्य होता है ए का। ए और ए दोनों का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? अड़ है, ल है, र है या फिर च है। तो आपको पार्श्विक ध्वनि बतानी है कि इनमें से कौन है। तो इसका राइट आंसर बी होगा। ल जो है पार्श्विक ध्वनि है। ल का उच्चारण स्थान पूछे तो दंत्य होता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या फिर 6 होते हैं। तो जिह्वा के आधार पर स्वर जो है 3 होते हैं। अभी आप लोगों ने आगे पढ़ा है कि अग्र, मध्य और पश्चिम। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। काकल्य वर्ण कौन सा है? यह, अड़, से या फिर ह। तो काकल्य वर्ण आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन सा है। तो काकल्य वर्ण ह को कहते हैं। इसका राइट आंसर डी है। अगला प्रश्न है, अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं? 6 होते हैं, 8 होते हैं, 9 होते हैं या फिर 7। अंतस्थ और ऊष्म को मिलाकर पूछा है कि ये कितने वर्ण होते हैं। तो ये 8 होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। अंतस्थ वर्ण जो है वो कौन से होते हैं? तो य, र, ल और व, ये अंतस्थ होते हैं। ऊष्म पूछे तो स, स और ह, मतलब जो तीनों स हैं और जो है वो ऊष्म व्यंजन है। ठीक, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि संघर्षी व्यंजन में से कौन सा है। छ है, थ है, म है या फिर ह है। तो संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं? तो ह जो है ये संघर्षी व्यंजन है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 10 है, 11 है, 12 है या फिर 13 है। क्लास को आप लोग शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको यहाँ से हिंदी का कंप्लीट सिलेबस कवर कराया जाएगा। तो आप लोग आंसर दीजिए फटाक से कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या 11 होती है। इसका राइट आंसर बी है। चलिए अगला प्रश्न है, क, ग, ज और फ ध्वनियाँ किसकी हैं? संस्कृत की हैं, अरबी फारसी की हैं, अंग्रेजी की हैं या फिर दक्षिणी भाषाओं की है। यहाँ पर जो है नुक्ता लगा हुआ होता है। जो ये पूछा है क, ग, यहाँ नुक्ता लगा। ये चारों ध्वनियाँ किसकी है? आपको आंसर देना है, तो जल्दी से आप लोग आंसर दीजिएगा। तो अरबी फारसी की ये ध्वनियाँ हैं। इसका राइट आंसर बी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो ऑप्शन है 1, 2, 3 या फिर 4। तो आप लोग जल्दी से आंसर दीजिए।
तो स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन को दो वर्गों में बांटा गया है। इसका राइट आंसर बी है, सघोष और अघोष। आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सघोष और अघोष से एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो सघोष अगर पूछे कि सघोष वर्ण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो होता है वो सघोष होता है। इसके साथ ही जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं य, र, ल और व, ये भी सघोष होते हैं। ठीक, ह जो है ये भी सघोष होता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा कि ह जो है सघोष होता है। और अगर अघोष पूछता है तो वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण और तीनों स अघोष होते हैं। अगर क्वेश्चन पूछता है कि अघोष व्यंजन कितने हैं, तो वो 13 होते हैं। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी स्वर होते हैं, सभी स्वर होते, तो सभी स्वर क्या होते हैं? दीर्घ होते हैं, अघोष होते हैं, अल्प प्राण होते हैं या फिर महाप्राण होते हैं। तो सभी स्वर जो हैं वो अल्प प्राण होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर सी है। जो सघोष होते हैं, सघोष, सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं और सभी स्वर जो हैं वो सघोष होते हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा, इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। आगे बढ़ते हैं। स्वरों का उच्चारण, ऑप्शन है अनुस्वार की सहायता से होता है, बी है बिना किसी की सहायता से होता है, सी है व्यंजनों की सहायता से होता है, डी है अनुनासिक की सहायता से होता है। तो स्वरों का उच्चारण किसके सहायता से होता है? इसका आंसर आप लोग दीजिए फटाक से। तो स्वरों का उच्चारण जो है वो बिना किसी की सहायता से होता है। इसका राइट आंसर बी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? ऑप्शन है स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियाँ, बी है स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ, सी है स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ, डी है व्यंजन के बाद में आने वाली ध्वनियाँ। तो किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग आंसर दीजिए। तो स्वर के बाद में आने वाली जो नासिक ध्वनियाँ हैं उन्हें अनुस्वार कहा जाता है। अनुस्वार की संख्या कितनी है? इसका आप लोग आंसर दीजिएगा फटाक से कि कितनी है। अनुस्वार किसे कहते हैं? तो ये जो अंक है इसे अनुस्वार कहते हैं। तो इसकी संख्या कितनी है? 1 है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हिंदी के किन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को कहते हैं? मतलब कि हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल सांस का प्रयोग किया जाता है तो उन वर्णों को क्या कहते हैं? अघोष कहते हैं, सघोष कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं या फिर महाप्राण कहते हैं? तो आंसर दीजिएगा फटाफट आप लोग। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है तो उसे अघोष कहते हैं। इसका राइट आंसर ए है। आगे बढ़ते हैं। प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? पार्श्विक है, उच्चक्षिप्त है, प्रकंपित है या फिर संघर्षशील है? जहां पर आप लोगों को ना समझ में आए क्वेश्चन, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, आपको फिर से हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? तो ल जो है पार्श्विक ध्वनि है। इसका राइट आंसर ए है। स्वर के प्रकार हैं दीर्घ, प्लुत, ह्रस्व या फिर उपर्युक्त तीनों। तो स्वर के कितने प्रकार होते हैं? स्वर के जो है 3 प्रकार होते हैं, दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर और प्लुत स्वर। पहला होता है ह्रस्व, दूसरा होता है दीर्घ, तीसरा होता है प्लुत। याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है? अनुस्वार, अनुनासिक, ह्रस्व या फिर प्लुत। तो किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ से अधिक समय लगता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। स्वर कितने हैं? तो 3 है, ह्रस्व है, दीर्घ है और प्लुत है। ह्रस्व कौन सा है? जिसमें एक मात्रा का समय लगे या कह सकते हैं जिसमें कम से कम समय लगे उसे ह्रस्व कहते हैं। दीर्घ क्या है? जिसमें ह्रस्व से 2 गुना समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक। अब प्लुत क्या है? जिसमें दीर्घ से
ऋस्व से 3 गुना समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा, प्लुत स्वर से एग्जाम में बहुत ही कम क्वेश्चन पूछा जाता है, ऋस्व और दीर्घ से बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 है, 24 है, 33 है या फिर 52 है? तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या पूछा है, तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। क वर्ग के जो पांचों वर्ण हैं वो, ठीक, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो इसीलिए क से म तक के जो वर्ण होते हैं वो स्पर्श व्यंजन है, इसको आप लोग याद रखिएगा। क से लेकर म तक के जो व्यंजन हैं वर्ण वो स्पर्श व्यंजन है, तो इसलिए इनकी संख्या 25 है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से संयुक्त स्वर कौन सा है? ए ओ औ, य र ल व, या फिर स ह, या फिर बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। आपको बताना है कि संयुक्त स्वर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो है ए होगा। ए ओ औ ये संयुक्त स्वर है, इन्हें विजातीय संधि स्वर भी कहते हैं, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि ए किससे मिलकर बना है, तो अ और ई से मिलकर ए बना है, आप लोग याद रखिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट, अ और ई से मिलकर ए बना है, और अ और ए से मिलकर ए बना है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर पूछे ओ का निर्माण कैसे हुआ है, तो अ और ऊ से ओ का निर्माण हुआ है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं? तो ए ओ अ, इनकी संख्या पूछे तो 4 है, याद रखिएगा। य र ल और व क्या है? तो ये अंतस्थ व्यंजन है, इनको भी याद रखिएगा। स और ह क्या है? तो ये ऊष्म वर्ण है, इन्हें भी आप लोग याद रखिएगा, इनकी भी संख्या 4 है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। द्विगुण व्यंजन कौन सा है? ड़, अढ़, या फिर अ ई, ओ या फिर औ। तो आपको बताना है कि द्विगुण व्यंजन कौन सा है। तो इसका राइट आंसर जो है ए होगा। ड़ और अढ़ जो होते हैं इन्हें द्विगुण व्यंजन कहते हैं, इन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं, आप लोग याद रखिएगा। उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वे वर्ण जो ना तो स्वर से जुड़ते हैं ना व्यंजन से, उन्हें क्या कहते हैं? अयोग वाक्य कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं, या फिर दीर्घ स्वर कहते हैं, या फिर संयुक्त स्वर कहते हैं। तो वे वर्ण जो न तो स्वर से जुड़ते हैं ना व्यंजन से, उन्हें क्या कहते हैं? अयोगवाह। इसका राइट आंसर जो है ए है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अयोगवाह की संख्या है कितनी है? 2 है, 4 है, 6 है या फिर 1 है? तो अयोगवाह की संख्या जो है 2 है, इसका राइट आंसर ए है। अंक और अह, अंक और अह को क्या कहते हैं? अयोगवाह। ठीक, अगर अंक को पूछे अनुस्वार किसे कहते हैं, तो ये अंक को कहते हैं अनुस्वार। अगर दोनों को पूछता है अंक और अह क्या है, तो ये अयोगवाह है। अंक को पूछे तो ये अनुस्वार है, अह क्या है? विसर्ग है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ से 3 से 4 प्रश्न बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिपि चिन्ह किसे कहते हैं? वर्ण को, शब्द को, वाक्य को, या फिर इनमें से किसी को नहीं? तो लिपि चिन्ह वर्ण की कहते हैं, इसका राइट आंसर ए है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं। वे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं, या फिर विसर्ग कहते हैं? तो इसका आंसर दीजिए फटाफट से आप लोग। तो जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं, इसका राइट आंसर बी होगा। जो स्वतंत्र होते हैं, जो किसी की सहायता से नहीं बोले जाते, उन्हें स्वर कहते हैं, आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्प प्राण की संख्या कितनी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बच्चे इसमें फंस जाते हैं क्वेश्चन में। तो ऑप्शन है 11, 31, 35 या फिर 36। तो जल्दी से आप लोग आंसर कमेंट कीजिए कितने होते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा बी होगा, 31 होते हैं। तो 31 कैसे होते हैं? जो 5 वर्ग हैं, ठीक,
क वर्ग से लेकर म वर्ग तक, तो यहाँ से क वर्ग से लेकर प वर्ग तक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होता है वो अल्प प्राण होता है। इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 15 होती है। ठीक, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, नहीं आप लोग कंफ्यूज। 4 क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। 11 स्वर होते हैं जो कि अल्प प्राण होते हैं, एक अनुस्वार को इसमें जोड़ा जाता है, तो इनकी कुल संख्या 31 होती है। आप लोग एग्जाम में कभी भी गलत मत करिएगा इस क्वेश्चन को, तो इसका राइट आंसर बी है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। महाप्राण वर्णों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 15, 11, 14 या फिर 13। तो महाप्राण वर्णों की संख्या जो होती है वो 15 है। इसका राइट आंसर ये है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कैसे होते हैं? तो वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है ये क्या होता है? महाप्राण होता है। तो इनकी कुल संख्या कितनी होती है? पांचों वर्ग के जोड़ेंगे तो आप लोग 10 होंगे। 10 क्या है? वर्ण से होते हैं। 4 क्या होते हैं? ऊष्म वर्ण होते हैं। 1 क्या होता है? विसर्ग होता है। ठीक, तो इनकी कुल संख्या 15 होती है। आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम फिर से समझाने का प्रयास करेंगे आप लोगों को। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से मूल स्वर कौन सा है? ऑप्शन है अ, ई, उ और री, बी है क, ख, ग, सी है छत्र, ज्ञ और स्र, डी है बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ओ। तो आपको बताना है कि मूल स्वर कौन सा है, तो इसका राइट आंसर ए है। ठीक, अ, ई, उ जो और री होते हैं इन्हें मूल स्वर या रिष्ट स्वर भी कहा जाता है, आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छत्र, ज्ञ और स्र क्या है? इसका आंसर जल्दी से दीजिए आप लोग, क्या है ये? तो ये क्या होते हैं? ये छत्र, ज्ञ और स्र जो होते हैं ये संयुक्त व्यंजन हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर संयुक्त स्वर पूछे तो कौन से होते हैं? ए, ओ और औ जो है ये संयुक्त स्वर हैं। छत्र, ज्ञ क्या है? ये ओ होगा। ठीक, इसको आप लोग याद रखिएगा। ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है। ये क्या है? संयुक्त स्वर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर पूछता है कि छ किसके योग से बना है, छ किसके योग से बना है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। क और स के योग से छ बना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको पूछा जाता है बार बार। अगर त्र पूछे तो त और र के योग से बना है। ज्ञ पूछता है तो ज और इया के योग से ज्ञ बना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एग्जाम में पूछा जाता है। अस्त्र पूछता है तो स और र है। अगर आप लोग जो पहला शब्द है इसके नीचे हलंत नहीं लगाएंगे तो ये आपका गलत रहेगा। हमेशा आप लोग ध्यान रखिए, जैसे ज प्लस इया है, जहाँ पर भी है ज के नीचे हलंत लगा हुआ होना चाहिए। ठीक, तो मूल स्वर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता है कि ए होगा। बाकी जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, अगर ना समझ में आया है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, फिर से समझाएंगे। अगला प्रश्न है, प का उच्चारण स्थान है, कंठ है, तालु है या फिर ओष्ठ है? तो प का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। प वर्ग में जितने भी वर्ण होते हैं प, फ, ब, भ, म, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये सभी का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उच्चारण स्थान से लगातार एग्जाम में प्रश्न आते हैं, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, स्र किसके योग से बना है? स और र के, स और र के, श और र के, स या फिर अर्श के। तो आप लोगों को बताना है कि स्र किसके योग से बना है। ऐसे क्वेश्चन जरूर एग्जाम में एक आते हैं, तो स्र जो है स और र के योग से बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है, कंठ है, ओष्ठ है या फिर तालु है? तो इसका राइट आंसर जो होगा ए होगा। द का उच्चारण स्थान दंत होता है। त वर्ग के सभी वर्ग त, थ, द, ध, न जो भी वर्ग हैं ये पांचों दंत होते हैं। अगर कंठ किसका उच्चारण स्थान होता है पूछिए तो क वर्ग के सभी वर्ण जो होते हैं वो उनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। च वर्ग का उच्चारण स्थान
तालु होता है। अगर ट वर्ग का उच्चारण स्थान पूछे तो मूर्धन्य होता है, उसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। व का उच्चारण स्थान है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंठोष्ठ, दंतोष्ठ या फिर मूर्धन्य या फिर तालु, यहाँ दंतोष्ठ होगा, दंतोष्ठ। ठीक, तो आप लोग बताइए कि व का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो दंतोष्ठ होता है। ठीक, यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, बी है। आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हमारा लास्ट प्रश्न है, सही विकल्प चुनना है आपको। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, य र लव होता है। महाप्राण जो है य र लव होता है। अल्प प्राण स होता है। अघोष य र लव होता है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है और कौन से गलत है। तो आपको सही चुनना है। तो य र ल व जो है ये अंतस्थ व्यंजन है, ये राइट है। महाप्राण नहीं होते, महाप्राण क्या होते हैं, स और ह होते हैं। ठीक, आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम आपसे एक और दो क्वेश्चन पूछते हैं, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नासिक की ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं, नासिक की ध्वनियाँ या पंचमाक्षर पूछे, पंचमाक्षर तो कौन से होते हैं, अंगा, इया, अड़ा, न और म, ये क्या होते हैं, नासिक की ध्वनियाँ या फिर पंचमाक्षर। अनुस्वार जो है, अनुस्वार और अनुनासिक जो है ये भी नासिक ध्वनियों के उदाहरण हैं। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उम्मीद है कि आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कीजिएगा। आप लोगों को यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के री एग्ज़ाम के लिए कंप्लीट हिंदी कराया जाएगा। इसके अलावा जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी आती है सभी के लिए ये क्लास बहुत ही हेल्पफुल है। आप लोगों को चैप्टर वाइज डेली प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे। तो आप लोग इस सेशन से जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्लास को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, मिलते हैं कल की क्लास में।